गांव की खामोश गलियों में एक लड़की रहती थी, इज़ाबेल। नर्म दिल, गहरी सोच और ख्वाबों भरी आंखों के साथ। उसकी खूबसूरती चेहरे से नहीं, रूह से चमकती थी और किस्मत चुपचाप उसे एक अनजानी कहानी की तरफ ले जा रही थी। इसी गांव में रहता था रॉयल, गुरूर और चिड़चिड़ेपन से भरा, हर किसी पर अपनी बातें थोपने वाला। वो चाहता था इज़ाबेल उसकी हो, लेकिन इज़ाबेल को उसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे रास्ते में मत आया करो। गुरूर भरा और थोड़ा खफा रॉयल सोचने लगा और इज़ाबेल के ख्वाबों में खो गया। ख्वाब खत्म हुआ और वो वहीं खड़ा अपने आप से बातें कर रहा था कि मैं चाहता हूँ कि इज़ाबेल मेरी हो, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रायल ने सोचा कि अब उसे कुछ और करना पड़ेगा, तो वो इज़ाबेल के वालिद के पास गया और अपनी बात रखी। इज़ाबेल के वालिद ने आंखें उठाकर उसे देखा और नर्म मगर मजबूत लहजे में कहा, बस बातें करके कुछ नहीं होता बेटा, अगर वाकई कुछ करना है तो पहले काम करके दिखाओ। काम और इज्जत यही दिखाएगी तुम्हारी नीयत। बाबा, मुझे नहीं लगता ये मौसम सफ़र के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन वालिद ने कहा, काम ज़रूरी है, जंगल में जाना होगा। बर्फ और हवा के बीच दिल धड़क रहा था और जानती थी कुछ नया और अजीब होने वाला है। न जाने क्यों मेरा दिल बेचैन हो रहा है। इतने तूफानी मौसम में ये सुनसान महल की तरफ कौन जा रहा है लूना? मैं नहीं जानती टुम्बा। तूफानी जंगल में घोड़ा अचानक घबरा गया, पाँव फिसलने लगे, सांस तेज हो गया और वो दौड़ता हुआ आगे की तरफ भाग निकला। अकेले रह गए इज़ाबेल के वालिद हवाओं के बीच, और यही राह उन्हें ले गई उस पुरस्रार महल की तरफ। तूफान तेज होता जा रहा है, न जाने रॉकी अब तक क्यों नहीं आया। दूसरी जानिब जंगल बॉय रॉकी, जो अब बड़ा हो गया था, बचपन की तरह अब भी वो सबकी मदद करता था। हर कदम के साथ वो जंगल का हीरो बनकर आगे बढ़ता। रॉकी जो रुका नहीं, जो गिरने वालों को उठाता और दुनिया के लिए एक ताकत बनकर उभरा। और उसका दोस्त कीकी तो हमेशा उसके साथ रहता। जंगल के बीच एक शानदार और खौफनाक महल नमूदार हुआ और इज़ाबेल के वालिद भटकते हुए उस महल तक आ पहुंचे। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर से रोशनी झलक रही थी। कमरे बड़े संवारे हुए और हर चीज जादुई लग रही थी। ये मोमबत्तियां ये बात कर रही हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे यहाँ से निकलना होगा। हैरत और खौफ के बीच वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक छोटा सा बोलने वाला शमादान लूमिनो रोशन हुआ और बोला, खुश आमदीद, थकन दूर करने के लिए कुछ खाने का लुत्फ उठाएं। This way, toward the royal kitchen. यहाँ कौन कौन रहता है? क्या आपको भूख नहीं लगी? हाँ, लगी है। महल के दूसरे कमरे से बातें करने वाले बर्तन और कुर्सियों ने भी सर हिलाया और नर्म मौसीकी के साथ खाने की खुशबू उन तक पहुंची। वो हैरत से खड़े रहे और ल्यूमिनो ने दोबारा कहा, बैठ जाएं आराम से, लेकिन खबरदार, यहाँ सब कुछ वैसा नहीं जैसा लगता है। इसी लम्हे महल के बड़े दरवाजे धड़क कर खुले और बीस्ट नमूदार हुआ, ताकतवर, खौफनाक और राज भरा। इज़ाबेल के वालिद ने बेसाख्ता कह दिया कि ये कितना बदसूरत है। बीस्ट गुस्से से हुर्रा उठा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तो बस तूफान से बचने आया था। बोलने वाले बर्तन खौफ से लूमिनो के पीछे छुप गए।
और इज़ाबेल के वालिद को कैद खाने में डाल दिया गया। आज इतने सालों के बाद इस महल में एक इंसान आया था और वो उम्मीद भी खत्म हो गई। उस फूल की आखिरी पत्ती के गिरने से पहले अगर मालिक ने रहम करना ना सीखा तो बहुत बुरा होगा। बीस्ट ने उन्हें कैद कर दिया। दरवाजे जोर से बंद हो गए और महल में खामोशी छा गई। तूफान के बीच घबराई हुई इज़ाबेल सोच रही थी वालिद कहाँ गए और वो महफूज हैं या नहीं। उसी वक्त वो देखती है कि घोड़ा वापस आया, थका हुआ और खौफज़दा, जैसे अपने मालिक की परेशानी को समझ रहा हो। इज़ाबेल ने दिल में फ़ैसला किया, मुझे वालिद को तलाश करना होगा, चाहे ख़तरा कितना भी हो। बाबा, बाबा, आप कहाँ हैं? बाबा, बाबा, बाबा। ये तो किसी लड़की की आवाज है रॉकी। कोई मदद के लिए बुला रहा है। हमें जाना होगा, चलो। ये जंगल दोस्ताना नहीं है। मेरे वालिद खो गए हैं, रॉकी ने आहिस्ता कहा। डरो मत, जंगल सब कुछ सुनता है और याद रखता है। चलो मेरे दोस्तों के पास, यकीनन वो कुछ जानते होंगे। हाँ बेटी, हमने एक बूढ़े शख्स को उस पुरस्कार महल की तरफ जाते देखा था। वो यकीनन मेरे बाबा होंगे, मैं कैसे वहां जाऊंगी? रॉकी ने कदम आगे बढ़ाए और कहा, फिर देर नहीं करनी, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। दोनों खामोश जंगल से गुजरते हुए उस दूर के महल की तरफ चल पड़े। ये रहा वो महल। मैं यहाँ तक ही आ सकता हूँ, उसने कहा। ये महल तुम्हारी किस्मत का हिस्सा है, मेरी नहीं। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? इज़ाबेल ने दरवाज़ा खोला। अंदर कदम रखते ही चीज़ें बोल उठी, खुश आमदीद। महल जिंदा था और उसे पहचान चुका था। आपके वालिद कैद में हैं। हेलो, खुश आमदीद। आप मेरे साथ आइए मोहतरमा, मैं आपको ले चलता हूँ आपके वालिद के पास। क्या वाकई तुम मुझे मेरे वालिद के पास ले चलोगे? बिल्कुल, मजाक करने की आदत तो मेरी है नहीं मोहतरमा। इज़ाबेल चलती हुई इस अजीबो गरीब महल को देखती रही। बोलती दीवारें और हिलते साए, और सबसे बढ़कर वो फूल। इज़ाबेल को देखकर सभी खुशी से खेल उठे थे और वो कैदखाने की तरफ बढ़ती चली गई। आ जाइए मोहतरमा, इसी तरफ। बाबा, बाबा आप ठीक हैं? यकीनन ठीक होंगे, हमारे मालिक दिल के बहुत अच्छे हैं। इज़ाबेल ने पीछे मुड़ के देखा। चमकती आंखों वाला बीस्ट देखकर वो जमीन पर गिर गई। मेरे बाबा को जाने दो, वो बीमार हैं। मेरे बाबा को आज़ाद कर दो, मैं यहाँ रहूँगी, मुझे कैद कर लो। बीस्ट ने गरजती आवाज़ में कहा, ठीक है, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं तुम्हारे वालिद को आज़ाद कर दूंगा। इज़ाबेल के वालिद को एक जादुई रस्सी से बांधकर वापस भेज दिया गया। बीस्ट ने कहा, तुम्हारे लिए महल का हर कोना खुला है, मगर मेरा कमरा नहीं। इज़ाबेल अपने कमरे की तरफ चल पड़ी, आंसुओं के साथ। अगर उस रात मैंने रहमत दिखा दी होती, शायद आज। बीस्ट उस रात के बारे में सोचने लगा।
जब ये महल बददुआ का शिकार हो गया था। मेरे बच्चे, तूफान बहुत सख्त है, मुझे एक रात की पनाह दे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस बदसूरत चेहरे के साथ मेरे किले के करीब आओ? खूबसूरती तो वक्त के साथ खत्म हो जाती है मेरे बेटे, पर रहम हमेशा कायम रहता है। ये तोहफा कबूल करो और रहम दिखाओ। मुझे किसी बदसूरत औरत के तोहफे की जरूरत नहीं। यहाँ से फौरन चली जाओ। तुमने रहम को ठुकरा दिया और गुरूर को चुन लिया। जो सिर्फ खूबसूरती देखे, उसका दिल सच्चा ना हो, वो बीस्ट बन जाए। परी ने बताया कि ये गुलाब की पत्तियां उसकी ज़िंदगी के दिन हैं और आखिरी पत्ती गिरने से पहले उसे सच्चा प्यार मिला तो ही वो ठीक हो पाएगा। रुक जाओ, मुझे एक मौका दे दो। तुमने गुरूर को इज्जत दी और रहम को ठुकरा दिया। गुलाब के साथ एक जादुई आईना मिला जो बीस्ट को बाहर की दुनिया से जोड़े रखता। ये फूल ही अब तुम्हारी जिंदगी है। पर अब बीस्ट के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं था। सुबह जब इज़ाबेल की आंख खुली तो महल बिल्कुल खामोश था। वो बिस्तर पर बैठी उदास दिल के साथ अपने घर को याद करने लगी। लूमिनो, मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। ये महल जितना भी बड़ा हो, ये मेरा घर नहीं है। मिस, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाना ले लीजिए। नहीं हुजूर, इज़ाबेल बहुत ही उदास हैं और कुछ खा पी नहीं रही हैं। आपको कुछ करना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, जब भूख लगेगी तो खाना खा लेगी। बीस्ट ने जब सुना इज़ाबेल ने खाना नहीं खाया तो उसे फिक्र हुई और वो चुपचाप बावर्ची खाने गया और खाना पकाया। ये सब हैरान कुन था। बीस्ट के सख्त लहजे में पहली बार सुकून था। ये तुम्हारे लिए है, अगर चाहो तो खा लेना, उसने कहा। लड़की हैरत से उसे देखती रह गई। वैसे मालिक से इतनी नरमी की उम्मीद नहीं थी। आप खुद बना कर लाए हैं? उसने पूछा। बीस्ट ने नजर झुका ली। तुम भूखी हो, ये देखकर अच्छा नहीं लगा। अगली सुबह इज़ाबेल महल के कमरों में घूमती रही। हर कमरा पुरअसरार था। पुरानी तस्वीरें, लंबी राहदारियां और खामोश कहानियां। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। आप कहाँ जा रही हैं? शाम ढली तो गलती से वो उस कमरे में चली गई जहां बीस्ट रहता था। वहां एक चमकता हुआ फूल था। लड़की ने हैरानी से हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसे छुआ, बीस्ट गरज उठा। इसे हाथ मत लगाना। मैं तो बस, मुझे फूल पसंद है, मैं बस देख रही थी। इज़ाबेल घबरा गई। डर के मारे वो महल से बाहर भाग गई, अंधेरे जंगल की तरफ। रात के सन्नाटे में भेड़ियों की आवाज गूंजी। भेड़िए उस पर टूट पड़े और वो गिर गई। तब अचानक बीस्ट पहुंचा। बीस्ट ने भेड़ियों को भगा दिया, पर वो खुद भी जख्मी हो गया। इज़ाबेल बेहोश हो चुकी थी और बीस्ट उसे लेकर वापस महल आ गया।
उस रात इज़ाबेल ने समझ लिया कि बीस्ट का दिल सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि मोहब्बत और फिक्र से भरा हुआ है। शाम का वक्त था। बीस्ट जख्मी हाथों और कंधों के साथ इज़ाबेल के लिए खाना बना रहा था। न जाने ये बद्दुआ का असर कब ख़त्म होगा। क्या हमारे मालिक से कोई मोहब्बत नहीं करेगा? शायद मुझे उसे शुक्रिया कहना चाहिए। हाँ, ये बेहतर रहेगा। बीस्ट अपने बिस्तर पर लेटा उन फूल की पत्तियों को गिरते हुए देख रहा था, एक गहरी उदास शाम में। थैंक यू। ये मेरा फर्ज था। बीस्ट बालकनी पर खड़ा था। बाहर सफ़ेद बर्फ की चादर बिखर रही थी। इज़ाबेल बर्फ में खेल रही थी, हंस रही थी। ये सब बीस्ट के लिए सिर्फ नज़ारा नहीं, एक छुपा हुआ सुकून और प्यार का पैगाम था। दिन गुजरते गए। बीस्ट और इज़ाबेल की दोस्ती हो गई। बीस्ट ने इज़ाबेल के लिए इशाइये का एहतमाम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज वो आपसे इजहारे मोहब्बत कर देंगी और ये बद्दुआ खत्म हो जाएगी। सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा। बीस्ट गहरी सोच में डूब गया। क्या इस शक्लो सूरत से वो मोहब्बत कर सकती है? बीस्ट इज़ाबेल से उसके शौक के बारे में पूछ रहा था तो इज़ाबेल ने बताया, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। चलो, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। बीस्ट ने इज़ाबेल से कहा कि वो उसे एक तोहफा देना चाहता है। इज़ाबेल ने हैरान होकर पूछा, आखिर कौन सा तोहफा? इतनी बड़ी लाइब्रेरी देखकर वो हैरान रह गई। बीस्ट ने कहा, ये सारी किताबें आज से तुम्हारी हैं। वो ये सुनकर जैसे खिल उठी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपने भी ये सब किताबें पढ़ रखी हैं। ये मेरी पसंदीदा किताब है। माले कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं। बीस्ट ने इज़ाबेल को जादुई आईने के बारे में बताया जिससे वो बाहर की दुनिया को देख सकती थी। इज़ाबेल ने जादुई आईने में अपने बाबा को बीमार देखा और परेशान हो गई।
बीस्ट ने इजाबेल से कहा, तुम अपने बाबा के पास वापस लौट जाओ, हमेशा के लिए। तुम कितने अच्छे हो। बीस्ट ने इजाबेल के वापस जाने का तमाम इंतजाम कर दिया। आपने कहा था तन्हाई मुझे तकलीफ देती है। बीस्ट ने कहा, मैंने झूठ कहा था। देखो मेरी सल्तनत को इजाबेल, मैं अपनी सल्तनत में बहुत खुश हूँ। तुम लौट जाओ अपनी दुनिया में। और ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। न जाने किस जुर्म की सजा है। हमें हमेशा ऐसे ही रहना होगा। बिछड़ते वक्त वो मुझको कुछ खफा सा लगा। ये अंदाज़े मोहब्बत भी कुछ नया सा लगा। बीस्ट ने दोबारा तन्हाई और उदासी को गले लगा लिया। इजाबेल अपने वालिद के पास वापस पहुंच गई। उसके वालिद इजाबेल को जिंदा सलामत देखकर हैरान रह गए और बहुत खुश भी। इजाबेल ने घबरा कर कहा, आपको तो तेज बुखार है। वालिद ने तसल्ली देते हुए कहा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। उस बीस्ट ने तुम्हें छोड़ दिया मेरी बेटी। कौन था वो बीस्ट? उसकी इतनी हिम्मत? रायल ने इजाबेल को कहा कि वो अब इस बीस्ट को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इजाबेल के वालिद दिन ब दिन ठीक होने लगे। इजाबेल फूलों को देखकर फिर से यादों में खो गई। इजाबेल ने बीस्ट से कहा था उसे फूल पसंद है और उसे वो वक्त याद आ गया जब हजारों फूल बीस्ट ने सिर्फ इजाबेल के लिए उगा दिए थे। उसे याद आया कि उस दिन वो कितनी खुश थी, इतने सारे फूल एक साथ देखकर। बीस्ट का दिल बहुत ही हमदर्द, मोहब्बत से भरा और प्यार करने वाला था। इजाबेल को बीस्ट ने खाना पकाना भी सिखाया और उसे याद आया कि वापस आते हुए वो जादुई आईना बीस्ट ने इजाबेल को दे दिया था। मैं देखना चाहती हूँ वो किस हाल में है। I miss you so much. रायल को इजाबेल कुछ बदली बदली सी महसूस हो रही थी और उसने सोचा ये सब उस बीस्ट की वजह से है और उसने बीस्ट को खत्म करने का मंसूबा बनाया। इजाबेल ने वो सब सुन लिया। रायल ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मैं कैसे जा पाऊंगी वहाँ? कीकी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रायल और उसके दोस्त अपने मंसूबे पर काम करने लगे। इजाबेल को हर सूरत उनसे पहले महल पहुंचना था। इजाबेल कमरे में दाखिल हुई और उसने देखा बीस्ट जमीन पर बेसुध पड़ा है। वो बहुत कमजोर लग रहा था। इजाबेल को देखकर उसने आंखें खोली। उसकी आंखों में दर्द और सच्चाई दोनों साफ नजर आ रहे थे। इजाबेल ने बीस्ट का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे बालकनी की तरफ ले गई। यहाँ बहुत खतरा है, चलें। कीकी, जल्दी जाओ और रॉकी को लेकर आओ, हमें उसकी मदद चाहिए। वो लोग महल में घुस आए हैं, हमें छुपना होगा। बीस्ट ने पूछा, ये सब क्या है?
इज़ाबेल ने बताया कि रॉयल उसे मार देना चाहता है। तो बीस्ट ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास वैसे भी ज़िंदगी के बहुत ही कम दिन बचे हैं। और ये सुनकर इज़ाबेल रोने लगी। अचानक एक तीर हवा में से गुजर गया और बीस्ट के सीने में लग गया। उसका दर्द छुप नहीं सका, वो ज़मीन पर गिर गया और इज़ाबेल का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। बीस्ट के चेहरे पर दर्द की परछाई थी और इज़ाबेल उसके पास झुकी, आंखों में आंसू और दिल में एक गहरा एहसास लिए। कीकी ने इज़ाबेल का पैगाम रॉकी तक पहुंचा दिया और रॉकी ने ये सुनते ही महल की तरफ रुख किया। महल के पुरस्रार रास्तों में रॉकी रॉयल को ढूंढता हुआ चला जा रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही इरादा था, रॉयल को रोकना। दो तलवारों की चमक और महल के पुरस्रार कमरों की खामोशी के बीच दोनों सामने आ गए। तलवारों की टक्कर से आग की तरह शोर मचा और हर वार पर सिर्फ एक ही चीज़ का पैगाम था, जीत या हार। इज़ाबेल ये सब देख रही थी और बीस्ट की बिगड़ती हुई हालत भी। आखिर एक तेज और सख्त वार के साथ रॉयल ज़मीन पर गिर गया। तलवार उसके हाथ से गिर गई और रॉकी फातेह रहा। बीस्ट की सांसें उखड़ने लगी थी। उस फूल की आखिरी कली के गिरने का वक्त हो गया था। मैं कैसे कहूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। और ये सुनते ही तलवारों की लड़ाई, तीर का दर्द और रात का सन्नाटा सब कुछ एक पल के लिए रुक सा गया। चांदनी में चमकते फूल से निकलती रोशनी से सारा महल जगमगा उठा और बीस्ट पर जादू का असर होने लगा। बीस्ट का जिस्म चमक रहा था और फिर एक खूबसूरत जवान, एक शाही शख्स, एक शहजादा सामने खड़ा नजर आया। लड़की के चेहरे पर हैरत और खुशी दोनों एक साथ थी। अब वो मोहब्बत करना और रहम करना सीख गया था। जादू का जाल टूट गया। बद्दुआ का बोझ अब सिर्फ याद बन गया और महल के हर कोने में मोहब्बत और नई जिंदगी का एहसास फैल गया। और इस पल इज़ाबेल ने महसूस किया कि उसका प्यार सिर्फ लफ्ज़ों का नहीं बल्कि एक सच्चे जादू का सबब बन गया, बीस्ट को प्रिंस में बदलकर और दोनों के दिल को एक साथ बांधकर। ओहो, ये क्या हो रहा है? उम्मा, मैं ठीक हो गया, मुझे जल्दी से खाना दे दे, मुझे भूख लगी है। उन्होंने रॉकी का शुक्रिया अदा किया। ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं ठीक हो गई। हुजूर, जादू का असर खत्म हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने साल एक मोमबत्ती की तरह गुजार कर क्या मैं अब इंसान बन चुका हूँ? सब कुछ ठीक हो गया, पर तुम्हारे बाल अब भी एक मोमबत्ती की तरह से जल रहे हैं। अगर आग लग गई तो फिर क्या होगा? अब मैं वक्त की बहुत कदर करता हूँ।
मैंने तुमसे कहा था ना मेरे बाल ठीक हो जाएंगे, तो देख लो मेरे बाल भी ठीक हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये हो सकता है। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी जिंदगी हो।